तो भारत एक बार फिर डे नाइट टेस्ट मैच एडिलेड में हार चुका है। 4 साल पहले हारा था, 4 साल बाद फिर एक बार हार गया। 4 साल पहले का हार और ज्यादा चुभा था क्योंकि तब भारत 36 रन पर ऑल आउट हो गया था। 4 साल बाद फिर एक बार हारा है, चुभा उतना ही है क्योंकि भारत का जो हार है 10 विकेटों से हुआ है। और आई थिंक ये हार भारत को हमेशा याद रहेगा क्योंकि एक जबरदस्त जीत के बाद पर्थ टेस्ट मैच में जिस तरह से हारा है, वो जरूर उनको बहुत ज्यादा चुभेगा। आई थिंक इस हार के बहुत सारे वजह है और सबसे प्रमुख वजह मेरे हिसाब से है कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म। रोहित शर्मा जो है बहुत वक्त से टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म में नहीं है। ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप जो हुआ वो हो चुका है, वो अलग फॉर्मेट था, उसमें उनका अलग रूप था। यहाँ पर जब से वो पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे और वापस आए हैं और उन्होंने अपना जो ओपनिंग का पोजीशन है वो केएल राहुल को दिया, वो सही फैसला था। पर केएल राहुल चले नहीं दूसरे टेस्ट मैच में और फिर जो है पूरी तरह से दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ गया। यशस्वी जायसवाल भी उतने उस तरह से नहीं चल पाए और पूरी जो बैटिंग लाइनअप है पूरी तरह से तहस नहस हो गई। आई थिंक शुरुआत में ही जब भारत ने 3 बदलाव किए अपने विनिंग 11 में, तभी मुझे लगा कि ये थोड़ा पैनिक वाला रिएक्शन था। 2 जो है अनफोर्स थे और एक फोर्स था। फोर्स वो वाला था जो रविचंद्रन अश्विन को लेके आए वॉशिंगटन सुंदर के जगह पर, ये मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों किया गया। और उसके अलावा जो है वो 2 जो अनफोर्स थे वो थे कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल। अब आपने जब दोनों को लेने का फैसला कर लिया उसके बाद जो है आई थिंक आपको उम्मीद थी कि वो दोनों फिर एक बार उसी तरह के रन बनाएंगे। रोहित शर्मा 1 महीने से कोई क्रिकेट खेले बगैर आ रहे थे और उन पर जो है दबाव और ज्यादा था क्योंकि वो भारत में 3-0 से 3-0 जो है न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार कर आ रहे थे और कोई रन भी नहीं बनाया था उन्होंने उस श्रृंखला में। अब जब यहाँ पर आए हैं वो, यहाँ पर सिर्फ एक डे नाइट प्रैक्टिस मैच था, वो भी जो है 46 ओवर का बन गया था बिकॉज ऑफ बारिश एंड बैड लाइट। आई थिंक वो पूरी तरह से फॉर्म में नहीं है और मुझे पता नहीं वो किस तरह से फॉर्म में आएंगे क्योंकि आने वाले दिनों में कोई मुकाबला नहीं है, तो उनको फॉर्म में आना है तो टेस्ट मैच में ही आना है। आई थिंक ये बहुत खराब फॉर्मूला है किसी भी आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज को वापस आने के लिए फॉर्म में। एंड आई थिंक दैट इससे अब किस तरह से वापस आएंगे मुझे मुश्किल लग रहा है भारत के लिए, क्योंकि कप्तान का फॉर्म में ना होना आपको नजर आता है उनके बॉडी लैंग्वेज पर, जिस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज उनका था जब भारत गेंदबाजी कर रहा था, एकदम डिसइंटरेस्टेड। वो फॉर्म में जो नहीं है वो पूरी तरह से इसमें नजर आ रहा था। आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने स्पोर्ट्स तक पर विक्रांत गुप्ता से भी बात किया था और तब मैंने उनसे कहा था कि मुझे कुछ कुछ रोहित शर्मा को देखकर मुझे इसमें थोड़ी बहुत झलक 91-92 टूर में दिलीप वेंगसरकर की याद आ रही है। दिलीप वेंगसरकर भी उस दौरे पर बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने 2 50 रन मारे थे और दोनों 50 ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रहे थे। वो एक महान बल्लेबाज थे दिलीप वेंगसरकर, पर उस दौरे पर, खास तौर पर उस दौरे पर ऐसा लग रहा था कि दैट वाज वन टूर टू मेनी उनके लिए, क्योंकि गेम जो है उनसे आगे चला गया था और वो पीछे रह गए थे और उस दौरे पर उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। उस दौरे पर यह भी था कि एक अजीबोगरीब टूर आइटिनरी था जो आजकल नहीं होता। पहले उस दौरे के लिए किस तरह से बीसीसीआई ने तब एग्री किया मुझे पता नहीं, क्योंकि उस दौरे पर जो है भारत बहुत ज़्यादा क्रैम्प दौरा था, 4-5 महीने का था। बीच में एक ट्रायंगुलर सीरीज भी खेल रहे थे जिसको वर्ल्ड सीरीज कप खेलते हैं वेस्ट इंडीज के साथ, और बीच में टेस्ट सीरीज भी था, एक दो प्रैक्टिस गेम भी थे, टूर गेम भी थे, और फिर एंड में वर्ल्ड कप था। दिलीप वेंगसरकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो जो टूर गेम था वो खेल रहे थे और वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच खेल रहे थे, वो वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो जब भी वो फॉर्म में आने की जब भी वो खेलने आते थे वो बिना कोई क्रिकेट के आते थे, और बाकी जो दोनों फॉर्मेट खेल रहे थे वनडे और टेस्ट, वो थोड़ा बहुत फॉर्म में होते थे क्योंकि वो खेल के आ रहे थे। वो जब भी आते थे टेस्ट मैच में तब भी वो आउट ऑफ फॉर्म लगते थे। और टूर गेम उस दौरे पर बहुत कम था, थे मुकाबले, पर उतना नहीं था जितना उसके पहले वाले दौरे पे था। पर उस दौरे पर भी था, मगर इस दौरे जैसा नहीं कि कोई भी मुकाबला नहीं। और जब वो बल्लेबाजी करने आते थे ऐसा लग रहा था पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा मेमोरी से बल्लेबाजी कर रहे हैं।
आई थिंक वहीं पर जो है उनके लिए वो दौरा दिक्कत होगी। और जब वो वापस आए, उन्होंने मुंबई के लिए ज़बरदस्त डबल 100 मारा और फिर रिटायर कर गए क्रिकेट से। उनका ये कहना था कि जब मैं वापस आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही आसान बॉलिंग है, क्योंकि एक मुकाबला था उनका एमपी के खिलाफ, मध्य प्रदेश के खिलाफ, जिसके लिए उस वक़्त संदीप पाटिल खेल रहे थे और वो बड़े आसानी से उन्होंने रन बना दिया। तो संदीप पाटिल ने भी गेंदबाज़ी की। उन्होंने कहा अगर मैं इस तरह की गेंदबाज़ी के सामने रन बना रहा हूँ और उस लेवल की गेंदबाज़ी के सामने रन नहीं बना रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया में मुझे मिला, तब मेरा बनता नहीं है यहाँ पर इस लेवल पर खेलना। और वो उन्होंने अपने आप ही ये फैसला किया फिर एंड में जाकर। वैसे भी दिलीप वेंगसरकर के लिए एक अजीबो-गरीब स्टैट है कि वो खेले थे 1992 फरवरी तक और उनका आखिरी टेस्ट सेंचुरी 1987 नवंबर में था। तो आखिर के 4.5 साल में उनका कोई टेस्ट क्रिकेट में 100 नहीं था। 89 में जून में उनकी कप्तानी गई, वेस्ट इंडीज़ दौरे के बाद पूरा बवाल हुआ। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के दौरे पे वो उन्होंने छुट्टी लिया। फिर वो न्यूज़ीलैंड के दौरे पर सिद्धू के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए, फिर इंग्लैंड गए। फिर टेस्ट क्रिकेट बहुत कम हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ घर पे एक टेस्ट सीरीज़ था, वो कैंसल हो गया था। तो उनका जो अपॉर्च्युनिटीज़ था वो कम होते गया और वो जो है क्रिकेट से उनका जो नाता है थोड़ा दूर होता गया। एक डिस्टेंट बनता गया उनका जो रिश्ता है। मुझे इस वक़्त रोहित शर्मा उसी नाव में सवार नज़र आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा एक डिस्टेंस बन गया उनका इंटरनेशनल क्रिकेट से। और मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे करके वो जो है इस क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं। जब से टी20 वर्ल्ड कप जीता, ऐसा लग रहा है मुझे कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो अचीव करना था कर लिया और वो इसीलिए वो थोड़ा दूर होते हुए जा रहे हैं इस क्रिकेट से। वो मुझे फ़ील थोड़ा बहुत विराट कोहली के लिए भी आता है, पर ज़्यादा मुझे रोहित शर्मा के लिए आता है और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी टेलिंग साइन इंडिया के लिए। और आने वाले दिनों में रोहित शर्मा को फैसला करना पड़ेगा कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। इस दौरे पर वो किस तरह से फॉर्म में आएँगे, मुश्किल लग रहा है। ये ऐसे ही था हाल 2011-12 में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का, दोनों रन नहीं बना पा रहे थे और उस दौरे पर रोहित शर्मा एक यंगस्टर के तौर पर बाहर बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा एक बवाल मचा था कि आखिरी टेस्ट मैच में वीवीएस लक्ष्मण को ड्रॉप करके रोहित शर्मा को खिलाना चाहिए। पर तब एमएस धोनी ने कहा ये फैसला मैं नहीं लूँगा, ये फैसला सेलेक्टर्स का है या खुद वीवीएस लक्ष्मण का है, तो उन्होंने वो फैसला नहीं लिया। अब रोहित शर्मा उसी नाव में सवार, जिस नाव में 2011-12 में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण थे, या 91-92 में दिलीप वेंगसरकर थे, या कुछ हद तक उस दौरे पर श्रीकांत भी थे। पर श्रीकांत का वो 91-92 में ऐसा था कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहे थे और रन बना रहे थे वहां पर, तो इसलिए उनके लिए और आसान हो गया। पर यहाँ पर रोहित शर्मा के लिए इस दौरे पर कुछ और क्रिकेट नहीं है और ये मॉडर्न क्रिकेट की शेड्यूलिंग का बहुत बड़ा फेलिंग है मेरे हिसाब से, कि जब आप फॉर्म के बाहर जाते हैं तो आपको फॉर्म में आने का और कोई जरिया नहीं। आप पता नहीं आप किस तरह से फॉर्म में वापस आएंगे। एंड आई थिंक आने वाले दिनों में, आने वाले एफटीपी में आपको सोचना पड़ेगा कि आप ये किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड्स को साथ में बैठना पड़ेगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर ये करे तो करे कैसे। चलिए, ये तो बात हो गई रोहित शर्मा की। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह जो बेचारे अकेले ऐसे विकेट लेते जा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा एक चिंता का विषय लग रहा है कि किस तरह से बुमराह का फॉर्म रहेगा, फिटनेस रहेगा आने वाले इस दौरे पर। और कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो उस तरह की गेंदबाजी कर सके। मोहम्मद शमी को के बारे में तो पहले ही रोहित शर्मा ने अपने हाथ साफ कर लिए, कह दिया कि मुझे पता नहीं, उनको पैर में फिर एक बार स्वेलिंग हो गई। उसके अलावा मोहम्मद सिराज ने अजीबो-गरीब एक पंगा ले रखा है, उनको आज फाइन भी कर दिया। आईसीसी ने 20% मैच फी फाइन किया और ट्रेविस हेड को वार्निंग मिला, रिप्रिमांड मिला, पर मोहम्मद सिराज को फाइन मिला। दोनों को एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला। ये थोड़ी ज़्यादती हुई है और मुझे लगता है कि अगर फाइन करना था तो दोनों को फाइन करना चाहिए था, सिर्फ एक को नहीं। और ये हमेशा होता है और हम कुछ नहीं कर पाते उसके बारे में। चले, ये तो हो गया, बट देखते क्या होता है आने वाले दिनों में। अभी 5-6 दिन और हैं। रोहित शर्मा क्या करते हैं, किस तरह से फैसला करते हैं इस दौरे के बारे में और किस तरह से फॉर्म में आते हैं। पर मुझे लग रहा है घंटियां बजने लग चुकी हैं रोहित शर्मा के लिए। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद उनका आखिरी टेस्ट हो रहा है।
आपको क्या लगता है? वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफ़िकेशन की बेल दबाइए। गुड नाइट, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।